सो हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एनालिसिस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर को। और आगे हम बढ़ें इससे पहले मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ। होपफुली आपको ये चैनल मिला होगा, आपने रैंडमली क्लिक भी किया होगा इस पर। अगर आपको सच में ज़रूरत है, अगर आपकी कंडीशंस मीट करती हैं, तभी आप इस चैनल पे रुके होंगे। तो सबसे पहले, आफ्टर ऑल वाई चूज अस। इतने सारे यूट्यूब पर करंट अफेयर्स के चैनल हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर्स, हाई पेइंग टीचर्स जिनके पास बहुत सारी नॉलेज है, उनको छोड़कर आप इस यूट्यूब को क्यों देखें, इस वीडियो को क्यों देखें। तो सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हैं प्लस में हिंदी मीडियम से, अगर आपकी दोनों कंडीशंस मीट करती हैं, देन यू आर ऑन द राइट प्लेस। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, आपको भी इतना ज़्यादा नहीं पता है कि क्या करंट अफेयर क्या होता है, जीके जीएस क्या होता है, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं। ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि हाँ, हमें देश के पीएम का नाम पता है, अपने स्टेट के सीएम का नाम पता है, प्रेसिडेंट का नाम पता है, अपनी कैपिटल का नाम पता, तो वही करंट अफेयर हो गई, वही जीके जीएस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स, जीके जिस, इन सबको अगर हम कंबाइन करें तो एटलीस्ट 16 to 17 सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अगर पढ़ें तो थोड़ा सा हॉलिस्टिक वे में और डीप पढ़ें। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको करंट अफेयर्स आप कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जीरो से लेकर के हाई लेवल को चूज़ करें। तो जो लोग अभी अभी नए इससे जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी 12th पास किया है या अभी अभी कदम रखा है कंपटीशन वर्ल्ड में, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ें या कहीं से भी पढ़ें, अगर आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स अपनी मजबूत करनी है, तो सबसे बढ़िया यही है न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में करंट के साथ साथ अगर आप प्रीवियस या फिर जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब होता है जो चीज़ चेंज नहीं होती हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, नदी, जो कंट्री हो गई, इन सब की जो सिचुएशंस हैं, जो पोजीशंस हैं, वो चेंज नहीं होती हैं, तो ये सब स्टैटिक में आता है। तो अगर आप करंट को स्टैटिक के साथ जोड़कर पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, चाहे वो जीके हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो करंट हो। हाँ, तो मैं अपने आप पे आता हूँ कि सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप सही जगह पे हैं। साथ में अगर आप हिंदी मीडियम एस्पायरेंट हैं, तो भी आप सही जगह पे हैं। क्योंकि साथ में आपको वो कैब भी बताई जाएगी जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ न्यूज़ को सिर्फ इस वजह से यहाँ शामिल किया है क्योंकि उसमें जो है इंग्लिश के कुछ अच्छे वर्ड्स थे, वो कैब्स थी, जो हमें आगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में काम आ सकती हैं। और बेसिकली जो चैनल है वो स्टेट पीसीएस और प्लस ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स ये आती हैं, उन सभी के लिए ये जो है बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। सो अब मैं अपने जो है इसको सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। अ, अगर आप लोगों की कंडीशंस मीट होती हैं, देन मोस्ट वेलकम हियर। अदरवाइज अगर आप बिगिनर नहीं है, हाँ, ये एक चीज़ मैं ज़रूर देना चाहूँगा, ये एक नोट आप कह सकते हैं या फिर आप कहें तो कॉशन, कि अगर आप बिगिनर नहीं हैं तो आपके चैनल उतना काम का नहीं होगा। अगर आप फिर भी चाहें तो देख सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जो बेसिक लेवल है, मैं यहाँ पे अभी जो कुछ वीडियोस होंगी, एटलीस्ट 10 से लेके 15 भी जो वीडियोस होंगी, ये बिल्कुल बेसिक होंगी। बेसिक इन द सेंस कि हर छोटी चीज़ को बताया जाएगा, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इस वजह से जो बिगिनर नहीं है, जो इस फील्ड में बहुत टाइम से हैं, उनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो अपना यही है कि वो अपना जहाँ से पढ़ रहे थे या जिन स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर रहे थे, टीचर्स को फॉलो कर रहे थे, उनको ही वो फॉलो करें। सो नाउ वी विल प्रोसीड। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो जिसकी मैं बात कर रहा था, कुछ न्यूज़ हमने इस वजह से शामिल की हैं क्योंकि उनमें कुछ अच्छे वर्ड्स हैं। तो ऐसी एक ये न्यूज़ है कि उदयनिधि स्टालिन हेल्ड फॉर मीसोजिनिस्ट रिमार्क्स। अब इसमें जो वर्ड यहाँ पर आया हुआ है, मीसोजिनिस्ट, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो मैंने हर जगह पे इसमें जो समरी है उसे भी शामिल किया हुआ है कि आखिरकार जो न्यूज़ दी गई है उसका एक शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, उसको अगर शॉर्ट में कहें जानना हो तो आपको क्या होगा। तो आपको बता देना चाहता हूँ, ये उदयनिधि स्टालिन जो कि
MK स्टालिन इससे पहले तमिलनाडु के सीएम थे, उनके ये बेटे हैं। सॉरी, देयर इज समथिंग, यस, उदयनिधि स्टालिन जो है उनके ये बेटे हैं। सॉरी, MK स्टालिन के जो बेटे हैं ये उदयनिधि स्टालिन हैं, और ये DMK पार्टी के नेता भी हैं, उसमें यूथ विंग लीडर भी हैं। इन्होंने एक पॉलिटिकल जो गैदरिंग थी अपनी पार्टी की, जो कि चल रही थी, कावेरी, आप जानते हैं कावेरी रिवर के लिए जो डिस्प्यूट है स्टेट्स में चलता रहता है, तमिलनाडु वगैरह में, तो उसको लेके गैदरिंग हो रही थी। वहाँ पे कुछ लोगों ने, वहाँ पे एक फीमेल एक्ट्रेस है त्रिशा, उनको लेके वहाँ पे नारे लगाने शुरू कर दिए थे। और उसी बीच में उससे ये व्यक्ति जो उदयनिधि स्टालिन है परेशान हो गए। उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी, अमर्यादित टिप्पणी, जो कि एक महिला के लिए नहीं करनी चाहिए, जबकि उसका कोई वास्ता ना हो। और उसी को लेकर के जो TVK पार्टी है, जिसको तमिल का वेत्री कंजगम नाम है, जिस जो अभी करंट में जो पावर में है तमिलनाडु में, जिसके जो सीएम है वो थलपति विजय हैं। थलपति विजय उनको कहा जाता है, बाकी वो उनका नाम सी जोसेफ विजय है। तो उसी पार्टी की एक महिला विंग पदाधिकारी हैं बैरवी शंकर, उन्होंने इन पे FIR दर्ज करा दी। इनके जो रिमार्क्स थे, डेरोगेटरी रिमार्क्स, जो उस महिला के खिलाफ या उस अभिनेत्री के खिलाफ किए गए थे। हालांकि बाद में जो मद्रास हाई कोर्ट ने है, उसी दिन इनको शाम को जो है स्टेशन बेल दे दी गई। अब जो वर्ड आता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला तो मिसोजिनिस्ट वाला हो गया, कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो महिलाओं से द्वेष रखने वाला। दूसरा एक वर्ड है हमारे लिए स्टेशन बेल, कि आखिरकार स्टेशन बेल होती क्या है। तो स्टेशन बेल यहाँ पे दिया गया है कि जब किसी आरोपी को थाने में ही पुलिस अधिकारी के द्वारा जमानत दे दी जाती है, यानी कि उसकी कोर्ट में कोई भी पेशी वगैरह नहीं होती है, और ऐसा नहीं कि कोई भी दे सकता है। अगर कोई हीनियस क्राइम नहीं है, यानी कि ऐसा कोई उसने काम नहीं किया है जिससे किसी की जान पे कोई खतरा हो, या जान का खतरा रहा हो या हो, तो उसको स्टेशन बेल दे दी जाती है। और या तो अगर वो चाहे तो वहाँ का जो स्टेशन पुलिस ऑफिसर होता है वो दे सकता है, या फिर अगर हाई कोर्ट आदेश करे तो दे सकता है। चूंकि ये एक पॉलिटिकल मामला था, और DMK का अपना खुद का एक स्ट्रेचर रहा है उस स्टेट में, तो कोई और अव्यवस्था ना हो, इसकी वजह से मद्रास हाई कोर्ट ने ही खुद इंटरवेंशन की, उन्हें स्टेशन बेल के लिए जो है ऑर्डर पास कर दिया। तो स्टेशन बेल का बेसिकली मीनिंग यही होता है कि अगर कोई हीनियस क्राइम नहीं है, तो उस व्यक्ति को जो पुलिस स्टेशन होता है वहीं से ही जो है उसे बेल ग्रांट कर दी जाती है। अब एक और वर्ड इसके साथ आता है एंटीसिपेटरी बेल, कि भाई एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। एंटीसिपेटरी बेल का सीधा सा मतलब होता है कि अगर आपको लगता है कि आप गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप क्या करते हैं कि आप हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, यानी कि जो आपके जिले की कोर्ट होती है, वहां पर जाकर पहले से ही जमानत के लिए याचिका दायर कर देते हैं अपने एडवोकेट के थ्रू। तो उसे ही कहा जाता है एंटीसिपेटरी बेल। फिर जो हाई कोर्ट या जहां भी आपने अप्लाई किया, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में, तो वहां पे देखा जाता है कि आपने किस क्राइम से बचने के लिए, या आपको ऐसा क्यों लगता है, आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत की ज़रूरत है। अगर वो पाता है कि हाँ, इनका जो क्राइम है ये कोई हीनियस नहीं है, किसी को जान माल का खतरा नहीं है, तो एंटीसिपेटरी बेल दे देता है। लेकिन साथ में ये कंडीशंस अप्लाई की जाती हैं कि वो व्यक्ति जो है पुलिस की जो तस्तीफ होगी, या कह सकते हैं पुलिस जो भी जांच करेगी उसमें उसकी सहायता करेगा, और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन देश छोड़ नहीं सकते, ना कहीं जा सकते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कुल मिला के इसमें होता है कि सहयोग, कि जो भी कार्रवाई होगी उसमें आप कोर्ट का, पुलिस का, या जो भी इसमें शामिल है उसका आप सहयोग करेंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकल के आते हैं। सबसे पहला यही वर्ड है आपका कि मिसोजीनिस्ट, जो महिलाओं से द्वेष रखता हो, वह व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता हो या उसके प्रति पूर्वाग्रह रखता हो। पूर्वाग्रह का मतलब होता है उसकी एक भावना, उसके अंदर जो विचार है महिलाओं को लेकर, वो बिल्कुल स्टैटिक है, चाहे कोई भी महिला हो, उसके विचार परिवर्तित नहीं होते हैं, या किसी प्रकार की लड़ाई या किसी प्रकार की हीन भावना महिलाओं को प्रति लेकर। तो ये होता है मिसोजिनिस्ट। दूसरा वर्ड आता है आपका कैडर, कि आखिरकार कैडर का मतलब क्या होता है। तो कैडर किसी पार्टी या संगठन के प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं जो इसमें शामिल रहते हैं। फिर आता है फंक्शनरी। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि किसी भी शब्द के लास्ट में अगर सन लगा हुआ है, TION, ये SON वाला नहीं है, TION है,
अगर तो वो नाउन ही होगा। फंक्शनरी का मतलब होता है किसी राजनीतिक दल या आधिकारिक संगठन का पदाधिकारी या कार्यकर्ता। डीमीनिंग का मतलब क्या होता है? ये एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब होता है अपमानजनक, जो किसी गरिमा डिग्निटी को ठेस पहुंचाए। फिर आता है डेरोगेटरी, आपने सुना होगा डेरोगेटरी रिमार्क। तो ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण या अपमानजनक, निंदात्मक। फिर आता है लुएड, इसका मतलब होता है अश्लील या फोड़, अशिष्ट रूप से जो सेक्सुअल नेचर होता है उसको शो करता है। फिर आता है डबल इंटेंडर। डबल इंटेंडरी का मतलब होता है द्विअर्थी बात, एक ऐसा शब्द या वाक्यांश जिसके दो अर्थ निकले। अगर आप चाहें, अगर आपको इसका कॉन्टेक्स्ट जानना हो कि इन्होंने क्या कहा था उदयनिधि स्टालिन में, तो आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। कावेरी रिवर को लेकर जो डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके लिए वो गैदरिंग की गई थी, जब वहाँ पे नारे लगाए गए उस अभिनेत्री के खिलाफ जो एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क कहे थे जिसका डबल मीनिंग निकल रहा था। और यही कारण था कि जो है, जब बाद में ये चीज़ें क्लियर हुई, क्योंकि जिस लहजे में वो बात कही गई थी उसका जो एक सेक्सुअल रिमार्क्स जो थे वो ज़्यादा निकल कर आ रहे थे। मैं यहाँ पे कह नहीं सकता, लेकिन अगर आप चाहें, आप कॉन्टेक्स्ट जानना चाहें तो जान सकते हैं। तो डबल इंटेंटरी का मतलब होता है द्विअर्थी बात, एक ऐसा वाक्य, शब्द, वाक्यांश जिसके दो अर्थ निकले, विशेषकर दूसरा अर्थ अशिष्ट या भद्दा हो। तो जो दूसरा अर्थ इनका निकल रहा था वो काफ़ी अशिष्ट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि शायद नहीं कहना चाहिए था। पॉलिटिकल स्ट्रेचर जब आपका होता है, आपको कई सारे वर्ड अवॉइड करने होते हैं, और खासकर एक महिला के लिए, जहाँ पे जिस देश में महिलाओं को माँ का दर्जा दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। खैर, आगे देखते हैं। तो अगला वर्ड है फॉइस्टिंग। जो मेन वर्ब होती है वो इसकी फॉइस्ट है, किसी पर कोई झूठा आरोप मढ़ना या जबरन थोपना। एंटीसिपेटरी बिल, जिसकी हमने बात की थी, लीगल टर्म है ये। तो अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी की आशंका होने पर अदालत से पहले ही जो जमानत ली जाती है उसे क्या कहते हैं? एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एंटीसिपेटरी बेल या तो सेशन कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट, इतनी कोर्ट से ही ये हो सकती है। इससे पहले अगर आप सोचें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से आप ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। मजिस्ट्रेट कोर्ट इसके लिए अलाउ नहीं करती है, उसके पास ना तो इसके लिए कोई पावर होती है। फिर आता है जुडिशियल कस्टडी। तो न्यायिक हिरासत, जब किसी आरोपी को पुलिस लॉकअप के बजाय अदालत के आदेश पर जेल में भेजा जाता है। जब अदालत में बात चलती है, अदालत को ऐसा लगता है, कोर्ट को, कि नहीं, अगर ये व्यक्ति बाहर रहा तो ये कुछ अ, जो है गलत काम कर सकता है, या फिर जो एविडेंस है उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, या किसी की जान को खतरा हो सकता है, तो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है, जहाँ पर पुलिस उससे जो है फिर आगे की कार्रवाई करती है, वो अपना काम फिर पूरा कर लेती है। अगली जो न्यूज़ है वो है नाटो से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता होगा नाटो का मतलब क्या होता है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एन का मतलब होता है नॉर्थ, ए का मतलब होता है अटलांटिक, टी का मतलब होता है ट्रीटी, और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब आखिरकार क्या है इसमें लिखा हुआ है? नाटो एंटर्स अ न्यू स्ट्रेटेजिक एरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, की जो नाटो है वो एंटर कर चुका है एक नए रणनीतिक बदलाव के तौर पर। क्या है अब इसके बारे में, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो वही चीज़ जो मैंने बताई कि नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 4 अप्रैल 1949, ये इंपॉर्टेंट है। किस ट्रीटी के उसमें हुई थी? तो वाशिंगटन ट्रीटी, इसके तहत हुई थी ये। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ये आपका ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स कहाँ है? ये बेल्जियम में। इसमें टोटल मेंबर्स की बात करें तो अभी करंट में इसमें 32 कंट्री हैं। क्योंकि अगर आप ये नाटो के बारे में समझ गए, तो आप इस चीज को भी समझ जाएंगे कि यूक्रेन और रशिया, इन दोनों के बीच में जो इतने दिनों से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इस 32 में से जो 12 देश हैं वो इसके जो हैं फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अभी हाल फिलहाल में दो कंट्रीज, जो 31st कंट्री फिनलैंड बनी है और 32nd कंट्री स्वीडन बनी है। तो करंटली अभी इसमें जो है 32 मेंबर्स हैं। अ, और जैसे कि आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे कुछ जो है रूल्स होंगे, रूल्स, कुछ रेगुलेशंस होंगी। रूल रेगुलेशंस को जो है एक किताब के अंदर रख देते हैं, तो फिर उसमें कई सारे जो भी रूल्स होते हैं, तो ऐसे ही
इस ऑर्गेनाइजेशन का भी अपनी एक रूल बुक है, उसके अंदर एक दिया हुआ है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 भी जो है रिलेटेड है रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से। क्या है वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 5 क्या होता है। तो आर्टिकल 5 बेसिकली ये कहता है कि जो 32 कंट्रीज हैं, अगर इन 32 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं यूएसए, अगर यूएसए के ऊपर अटैक होता है तो अटैक सिर्फ यूएसए पे नहीं माना जाएगा, वो ऑल ओवर जितनी भी कंट्री मेंबर कंट्रीज है 32 उनके ऊपर माना जाएगा। अच्छा मान लीजिए आपके कोई ऊपर अटैक करेगा तो आप क्या करेंगे? आप भाई उसका जवाब देंगे। तो फिर क्या क्या करेंगे ये कंट्रीज की 32 कंट्रीज मिलकर जिस कंट्री ने उनके मेंबर कंट्री पे हमला किया है उस पर क्या करेंगे, ये लोग भी क्या कर देंगे, हमला कर देंगे यहाँ पे। जितनी भी कंट्रीज में शामिल हो गए, जैसे अभी वर्तमान में 32 कंट्रीज हैं, तो 32 के 32 उस पर हमला कर देंगी। और ये आपको पता है कि दुनिया में कितनी भी पावरफुल कंट्री क्यों ना, मान लीजिए चाइना, रशिया, रशिया हालांकि अब इतना नहीं रहा है क्योंकि इतने दिनों से, या फिर इंडिया, इंडिया को मान सकते हैं क्योंकि हालांकि अभी डेवलपिंग फेज में है, लेकिन फिर भी हमारे पास वर्ल्ड की सेकंड या थर्ड नंबर की जो है मिलिट्री है, एनिमे जो एमनेशन है वो इतना सारा है। तो हम मान सकते हैं, तो आप खुद ही इस चीज से देख लीजिएगा 32 कंट्रीज किसी भी अगर कंट्री पे एक साथ हमला करेंगी तो कंट्री कितनी पावरफुल क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो जो है उसके हारने के चांस ज़्यादा होंगे और इन लोगों के जीतने के चांस ज़्यादा होंगे। कहा भी जाता है यूनिटी हैज़ अ स्ट्रेंथ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार क्या मीनिंग है इसका, क्यों जो है रशिया यूक्रेन में इतना युद्ध छिड़ा हुआ है। तो जो यूक्रेन है वो चाहता है कि वो नाटो की मेंबरशिप ले, यानी कि नाटो का मेंबर बनना चाहता है। यूक्रेन और रशिया में काफ़ी समय से टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, यानी कि सीमा विवाद, सीमा विवाद था। अब रशिया को जब ये पता चला कि यूक्रेन का ऐसा मन है कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहता है, तो रशिया ने तुरंत ही जो है उसको रोकने का प्रयास किया। अब भाई बातचीत से तो आजकल कौन ही मानता है, सबके पास अपने अपने पावर हैं। और यूक्रेन ने ये गलती कर दी कि उसने यूएसए पे आंख बंद करके भरोसा कर लिया, क्योंकि उस वक्त बाइडेन गवर्नमेंट थी जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती थी, या कह सकते हैं कि काफ़ी उदारवादी सरकार थी। कुछ भारतीयों को लगता था कि नहीं यूएसए में जब ट्रम्प आएंगे तो भारत को बहुत फायदा होगा, लेकिन अब शायद उन लोगों के भी जो है थॉट्स चेंज हो गए होंगे। तो यूक्रेन ने आंख बंद करके यूएसए पे भरोसा कर लिया कि अगर कुछ होगा तो यूएसए संभाल लेगा। रशिया ने उस पर अटैक तेज किए, इस वजह से, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ज्वाइन करना चाहता था, ज्वाइन किया नहीं था, ज्वाइन करने का सोच रहा था। रशिया कह रहा था नहीं आप ज्वाइन नहीं कर सकते, उसने कहा ऐसे कैसे, उसने इस पे हमला कर दिया। कुछ समय तक तो यूएसए ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन भाई कब तक सपोर्ट किया जा सकता है। उसने, अब आपको पता है फिर ट्रम्प वगैरह ने कितना कुछ जेलेंस्की के साथ में, जब वाइट हाउस में बातचीत चल रही थी तब कितना सारा हंगामा हुआ, ड्रामा हुआ, सभी को पता है। तो नाटो की वजह से ही जो है रशिया यूक्रेन विवाद चल रहा है। अब रशिया उसे क्यों रोक रहा है? क्योंकि रशिया को किसी ना किसी दिन टेरिटरी तो लेनी ही थी। अगर वो टेरिटरी लेता तो यूक्रेन पे हमला होता, और अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट होता और यूक्रेन पे हमला होता तो तुरंत ही आर्टिकल 5 लागू हो जाता। आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर हमला होता है तो हमला सभी पर माना जाएगा। और हमेशा से यूएसए और रशिया, इन दोनों के बीच में ये दौड़ रहती है, रेस रहती है कि वो इस सुपर पावर, इस सुपर पावर आखिरकार है कौन। और यूएसए को मौका मिल जाता उस वक्त रसिया पर हमला करने का। सिर्फ यूएसए ही नहीं, जितने भी 32 कंट्रीज हैं वो एक साथ हमला करती किस पे, रसिया पर। तो यूएसए का भी अपना सेंस निकल जाता, और जो रशिया है वो, हो सकता है जब 32 कंट्रीज मिलकर उस पर हमला करती तो कहीं ना कहीं उसे एक बहुत बड़ी जो है क्षति होती। तो इसकी वजह से सारा विवाद चल रहा है, और यही कारण है कि जो है रशिया अभी तक, रशिया यूक्रेन जो डिस्प्यूट है चलता जा रहा है। खैर, ये इस वजह से इतना इम्पोर्टेंट है कि नाटो का मीनिंग समझ सके कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहला तो इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, ये 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन ट्रीटी के तहत इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में,
32 कंट्रीज हैं और 31वां अभी फिनलैंड बना है, 32वां स्वीडन बना है, 12 इसके जो फाउंडिंग मेंबर हैं। आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर 32 कंट्रीज में से किसी पे भी अटैक होता है मान लीजिए एक पर, तो 32 की 32 कंट्रीज जो हैं वो उस कंट्री पे अटैक करेंगी जिसने उसके मेंबर कंट्री पे अटैक किया है। और ये कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 5 में दिया हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम वोकेबलरी इसमें, तो इसमें पिछली बार की तरह इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें आपके सबसे पहले तो आता है आपका ट्रांस अटलांटिक। ये ट्रांस अटलांटिक क्या होता है? तो ये महासागर के आर पार का होता है, विशेषतर अमेरिका और यूरोप के संदर्भ में। फिर आता है गारंटर। गारंटर यानी कि जो गारंटी देता है कि हाँ रक्षक होता है या वह किसी समझौते या सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। फिर आता है कन्वेंशनल डिफेंस, पारंपरिक रक्षा। पारंपरिक रक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ऐसा कोई भी डिफेंस जिसमें परमाणु हथियार ना शामिल हो, एटम बम ना शामिल हो, वो कन्वेंशनल डिफेंस में ही आता है। फिर आता है डिटरेंट, तो अवरोधक, किसी देश या शत्रु को हमला करने से रोकने वाला रक्षात्मक उपाय, जैसे कि भारत के पास क्या है? S-400। तो ये क्या है? एक तरीके का डेटरेंट ही है। फिर आता है असर्टिवनेस, यानी कि उत्तर देने का जो कला होती है, या इसमें कहा जाता है मुखरता या कड़ा और आश्वस्त रुख। जैसे कि ट्रंप का एक हमेशा ब्लेम रहता है इंडिया को लेकर कि जो मोदी जी हैं काफ़ी टफ क्या है? नेगोशिएटर हैं, टफ नेगोशिएटर। तो ये असर्टिवनेस दिखाता है इंडिया की कि इंडिया जो है अपने स्टांस से हट नहीं रहा है। जो डील होनी है उसके ऊपर वो अपने जो उसके रूल्स हैं, जो उसकी कंडीशंस है, उसको वो मानने उस पे ही वो अड़ा हुआ है, वो दूसरे की सुनना नहीं चाहता है। अगला जो वर्ड है वो है आपका स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी। इसे कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब होता है खुद के शासन से अपनी विदेश और रक्षा नीति स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता। फिर आता है मल्टीपोलर, तो बहुध्रुवीय ऐसी वैश्विक व्यवस्था जिसमें एक से अधिक महाशक्तियां हो। जैसे कि इंडिया जो है वो बिलीव करता है कि वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर होना चाहिए। यानी कि शक्ति का जो केंद्रीकरण है वो सिर्फ एक देश या एक कॉन्टिनेंट के पास नहीं होना चाहिए। जबकि यूएसए का मानना है कि नहीं, मल्टीपोलर ना हो कि यूनिपोलर होना चाहिए। और यूनिपोलर में सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास होनी चाहिए? यूएसए के पास में। खैर ये तो सारे जो है थॉट्स हैं, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। अब इसमें कुछ जियो पॉलिटिकल और एडिटोरियल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे कि बर्डन शेयरिंग। बर्डन शेयरिंग क्या है? तो गठबंधन के भीतर सैन्य वित्तीय खर्चों का सदस्यों के बीच न्याय संगत वितरण। अच्छा, नाटो में जो है एक, आप कहें ना कहें लेकिन ये बात तो रही है कि अमेरिका एक तो सुपर रिच और सुपर पावरफुल कंट्री है। तो उसका जो कह सकते हैं कि जो इन्फ्लुएंस है वो भी ज़्यादा है, लेकिन इन्फ्लुएंस ज़्यादा होने के साथ साथ उस पर बर्डन भी है। बर्डन क्या है? एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। उसे भाई अधिक खर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि नाटो को जो मेनली है वो चला कौन रहा है? चला यूएसए ही रहा है। बाकी सभी कंट्रीज इसमें सहयोग कर रही हैं, लेकिन जो पैसे के तौर पे होता है उसका मेन जो संभाला हुआ है यूएसए नहीं संभाला हुआ है। यूएसए का यही रहा है कि सिर्फ यूएसए ही क्यों ज़्यादा खर्चा करे, सभी को अपना अपना जो है बराबर का खर्चा करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका पूरे तरीके से सही है। लेकिन अगर हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप उतने वेल्दी हैं, उतने पावरफुल हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सभी को बराबर तौर पे जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है, उसे शेयर करना चाहिए। अगले पे आते हैं लॉर्ड स्मेज डिक्टम ऑन नाटो। तो लॉर्ड इसमें कौन है? तो ये सबसे पहले जो नाटो बना था, नाटो के सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव थे ये। और इन्होंने इसका जो है जो गोल था या कह सकते हैं जो इसका उद्देश्य था वो कहा था, इन्होंने कहा था कि टू कीप द रशियंस आउट, अमेरिकन्स इन एंड द जर्मन्स डाउन। अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे यहाँ लिखा है रूसियों को बाहर रखना, अमेरिकियों को अंदर रखना और जर्मनी को नीचे रखना। तो अगर आप सिर्फ इस टाइप से देखेंगे तो आप मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। इसका मीनिंग ये था कि रशियंस आउट का मतलब था इसमें से कि ये जो नाटो बना हुआ है इसका मेन काम क्या रहेगा कि रशिया को जो है वो यूरोप से दूर रखना, क्योंकि रसिया अपना एक्सपेंशन कर रहा था। तो ऐसा ना हो कि वो जो है वो यूरोप पे भी अपना कब्जा कर ले। तो इस वजह से कहा गया था कि रशियंस को आउट रखना है। आउट रखने का ये मतलब नाटो में शामिल नहीं करना है।
उसका मतलब सिर्फ यही था कि ऐसा समूह बनाए रखना है कि वो यूरोप पे अपना जो इन्फ्लुएंस है या जो है अटैक है वो ऐसा कुछ ना कर सके, उसको अपने कब्जे में ना ले सके। अमेरिकन्स को इन रखने से मतलब है कि जो अमेरिका की पार्टिसिपेशन है वो इसमें एक्टिवली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि और कोई कंट्री नहीं कर रही तो अमेरिका ना करे। दूसरा, जर्मन्स डाउन का मतलब है यहाँ पे सीधे तौर पे कि जो जर्मनी था उसने भी जो वर्ल्ड वार के समय पे खूब सारा एक्सपेंशन किया हुआ था, लेकिन धीरे धीरे फिर जब वर्ल्ड वार हुए तो उसके बाद वो फिर हारा। तो उनका यही था कि ऐसा ना हो कि जर्मनी फिर से अपना वही एक्सपेंशन शुरू कर दे। तो इस वजह से शामिल तो उन्हें करना है, लेकिन उन्हें इतनी पावर कभी नहीं देनी है कि वो फिर से इस टाइप का कोई एक्सपेंशन वगैरह कर सकें। तो ये इसका एक मोटिव दिया था लॉर्ड स्मिथ डिक्टम ने, जो कि पहले महासचिव थे इसके। अब आते हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो इंडिया इसका मेंबर कंट्री है नहीं, क्योंकि इसके जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही नहीं है कि वहाँ पे वो जा सके, क्योंकि ये बना हुआ है बेसिकली यूरोप और जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है वहाँ से। तो भारत के लिए यही है कि वो अपने संबंध जो है अमेरिका यूरोप दोनों के साथ में रखें, किसी एक पक्ष को ना ले। जैसे इंडिया की पॉलिसी रही है कि मल्टीनेशनल अलाइनमेंट से होना चाहिए, ना कि किसी एक की तरफ होना चाहिए। तो ये फिलहाल है इसका। तो इसमें हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि पहले महासचिव कौन थे, तो इसमें डिक्टम थे, और इनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि रशियंस को आउट रखना है, अमेरिकन को इन रखना है, और जर्मन्स को जो है इसमें डाउन रखना है। आगे देखें तो अगला जो है वो है व्हाट कैन बी डन टू कर्ब पेपर लीक्स एंड इंश्योर इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब यही है कि जो ये पेपर लीक हो रहा है इसे कैसे रोका जाए और कैसे ये चीज़ें तय की जाएं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा अगर भविष्य में ऐसी कोई गलती होती है। क्योंकि जब हम जिम्मेदारी तय करते हैं तो इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं होगी, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति फिर उसके ऊपर ये रहता है, उसे लगता है कि अगर कुछ गलती हुई तो उसके ऊपर सारी चीज़ें आएंगी। तो वो अपनी पूरी कोशिश करता है, फिर ऐसे धीरे धीरे करके वो किसी ना किसी को अकाउंटेबल बनाएगा इसके लिए, फिर वो अपने नीचे वाले को अकाउंटेबल बनाएगा। ऐसे करके एक जो पूरी चेन है वो काम करती है, और जो काम है वो अच्छे तरीके से हो भी जाता है। तो इस लेख में मुख्य रूप से यह विचार किया गया कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए। तो वही चीज लिखा है व्हाट कैन बी डन टू कर्ब पेपर लीक। कर्ब का मतलब होता है रोकना, तथा संस्थागत जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जिस इंस्टीट्यूशन को ये अकाउंटेबिलिटी दी जाए उसको कैसे इसके लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए। आप लोग जानते हैं अभी जंतर मंतर पे इतना प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर ने उन्हें रिजाइन भी दिया। तो रिजाइन देने का मतलब जो मेन मोटिव था यही था कि अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना। अदरवाइज क्या हो रहा था कि पेपर लीक्स होते जा रहे थे लाइन से, लेकिन किसी भी टाइप की कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही थी। बस वही जांचें, कहीं सीबीआई, कहीं आईबी, कहीं पुलिस, यही सिर्फ जांचें चलती रहती थी। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस। लेकिन अब इस चीज़ से एक चीज़ तो हुई है कि अब अकाउंटेबिलिटी होगी, लेकिन फिर वहीं देखने को मिलता है झारखंड जैसी चीज़ें, जहाँ पे लगभग लगभग 23 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स लीक हो चुके हैं। कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर किसी का रिजल्ट कई सालों से नहीं आया है। कई कई तो जो है इंटरनेट फेलियर हो गए, कहीं पे कुछ फेलियर हो गया। तो उसकी वजह से अगर देखा जाए तो मोटा मोटा कम से कम 30 से 35 एग्जाम्स हैं झारखंड में, जो अधर संकट में। तो काफ़ी बुरी स्थिति है झारखंड की। यही कारण है कि वहाँ पे अभी स्ट्राइक चालू भी हुई है। हालांकि सोनम वांगचू ने जो है वहाँ के बच्चों से अपील की है कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक को ख़त्म कर दें, लेकिन बात वही है कि जब व्यक्ति पानी सर से ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं जाके जो है वो फिर उबाल करने लगता है। और यही कारण है कि झारखंड में इतने सालों से आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2017 17 18, मुझे क्लियर नहीं है, 17 18 के आसपास कोई पेपर होना था, और उसका होते 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 अभी तक उसका एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया है। 2026 तक कोई एग्ज़ाम ही नहीं हो पाया है। उसके सिर्फ और सिर्फ डेट एक्सटेंशन चल रहा है। तो इस टाइप का वहाँ पे है ये चीज़ें। तो इसमें उल्लेख किया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। 2024 में पेपर लीक को लेकर एक जो बना हुआ था एक्ट, उसी को अब और ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट किया गया है। ये जो भी मोदी जी ने एक्ट पास किया है वो एक्ट यही है, बस उसमें जो स्ट्रिक्टनेस है, जो पनिशमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है। जो
और जो उसमें हर्जाना वगैरह था उसको भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो हमारे पास एक्ट था, लेकिन वही चीज़ें हमारे यहाँ नियम कई सारे हैं, लेकिन उनको स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करने वाला कोई नहीं है। कहीं पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉलो नहीं कर रहा, कहीं पे सिटीजन फॉलो नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि सारी गलती सरकार की या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी है, हम लोग की भी गलती है, लेकिन वही चीज़ है कि मानने को कोई भी नहीं तैयार है। तो वही इसमें लिखी हुई है कि होने के बावजूद परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों या सेंध ब्रीचेस का पता लगाने, उन्हें रोकने और सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जवाबदेही तय करने की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। आगे देखें तो भाई इंपॉर्टेंट वो क्या है। तो कर्व कर्व का मतलब सीधा सा होता है कि नियंत्रण करना या रोकना, जिसका प्रयोग पेपर लीक्स को रोकने के संदर्भ में यहाँ पर किया गया है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही तय करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सेकंड क्लास है कोई, उसमें बच्चे जो है मैथ्स में क्या हो गए, 70% बच्चे जो हैं वो हो गए फेल। तो उसके लिए अकाउंटेबल आप किसे ठहराएंगे? उसके लिए सीधी सी बात है कि जो टीचर होगा, किस चीज़ का, मैथ्स का, वही तो अकाउंटेबल होगा इस चीज़ के लिए। तो उसी चीज़ को है कि जवाबदेही या उत्तरदायित्व को तय करना, जिससे ये चीज़ें क्लियर हो सके कि आखिरकार फॉल्ट कहाँ पे हुई है। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन या सेंध करने से, कहते हैं डेटा ब्रीच हो गया। डेटा ब्रीच का मतलब यही होता है कि डेटा जो है उसमें किसी ने सेंध लगा लिया, उल्लंघन कर लिया, किसी ने चुरा लिया। इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता या शुद्धता, जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन की शुद्धता को बनाए रखने के संदर्भ संदर्भ में, ये हमारे जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसमें भी ये वर्ड आता है इंटीग्रिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आगे तो द हिंदू में एक सेक्शन होता है जहाँ पे हर दिन वर्ड ऑफ द डे निकलता है। तो जो आज का वर्ड है वो है आपका कैप्रीसियस। कैप्रीसियस का मतलब क्या होता है? तो कैप्रीसियस का मतलब होता है डिटरमाइंड बाय चांस और इम्पल्स रादर देन नेसेसिटी और अ रीजन। कि जो किसी आवश्यकता है तर्क के बजाय संयोग या अचानक आए। मतलब कि आपने ना तो आपको उसकी ज़रूरत थी, ना आपने इस पे कोई डिस्कशन किया, बस आपके मन में अचानक से आ गया और आपने जो है कर दिया। तो ये अचानक आए आवेग इम्पल्स पर आधारित हो, यानी कि मनमौजी, सन की, अस्थिर स्वभाव वाला। तो ये अगर जैसे कि है कि मोहन इज अ कैप्रीसियस पर्सन, तो पहली बात तो ये वो कैसा है, ये है आपका एडजेक्टिव। ठीक है। तो किसकी विशेषता बता रहा है? जब मैंने कहा मोहन इज अ कैप्रीसियस पर्सन, तो पर्सन की विशेषता बता रहा है। कैसा है ये? कैप्रीसियस, यानी कि मनमौजी है, अस्थिर व्यक्ति है, सन की व्यक्ति है। इसकी अगर साइनोनिम की बात करें तो इम्पल्सिव, आवेगी, विम्सिकल, मनमौजी, ये सारी चीज़ें हैं इसकी। फिर अगली जो न्यूज़ है वो है पार्लियामेंट क्लियर्स बिल ऑन बर्थ डेथ्स एंड रजिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि इस पे बिल नहीं था, इस पे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए थे, लेकिन उसको वही चीज़ें कि स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो उसके लिए फिर से ही हुआ है। समरी की बात करें तो राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों, आप लोग जानते हैं इस वक्त विरोध चल रहा है काफ़ी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2026 को पारित कर दिया गया। ये विधेयक किस लिए? तो जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण, डिलेड रजिस्ट्रेशन के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव करता है। और किसने किया है? तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अनुसार यह कानून यह सुनिश्चित करने के लिए है कि देश में जन्मे हर बच्चे का पंजीकरण और हर मौत का रिकॉर्ड दर्ज हो सके। ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम वो क्या आपकी बात करें तो स्ट्रिंजेंट ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कठोर या सख्त, जिसका प्रयोग नियमों को कड़ा करने के संदर्भ में किया जाता है। फिर आता है अमेंडमेंट, तो ये नाउन है। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा जहां भी मेंट वर्ड आता है लास्ट में, वो नाउन में ही कंसीडर किया जाता है। किसी मौजूदा कानून में बदलाव करने की प्रक्रिया, जब आप पॉलिटी पढ़ते होंगे या पॉलिटी पढ़ेंगे या आगे जाके, अगर किसी को नहीं पता पॉलिटी, तो पॉलिटी और कुछ नहीं होता है। पॉलिटिक्स या देश को चलाने के लिए जो नियम कायदे कानून होते हैं उनसे रिलेटेड ये टर्म है। तो उसमें जब आप पढ़ते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहाँ पे कई सारे अमेंडमेंट आते हैं, जैसे 101 अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, ऐसे करके आते हैं। फिर अगला है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता या वचनबद्धता। जैसे कि आपने उसको कमिटमेंट दे दिया है कि हाँ, नौकरी लगने के बाद फिर चलेंगे पहाड़ पर। तो ये सारे कमिटमेंट का मतलब ही होता है कि आपने किसी को वचन दे दिया है, अपनी बात रख दी है, उससे कह दिया है कि हाँ भाई ने बोला है तो ये होगा। अ, आगे देखते हैं तो लीगल और लेजिस्लेटिव कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो यही है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड राइट डेथ एक्ट है जो, तो ये जो वर्तमान अधिनियम है सेक्शन 30 की सब सेक्शन 3 में संशोधन करता है। सेक्शन 30 में ये बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन संबंधित नियम था, उसके सब सेक्शन 3 में बदलाव करके इसको और स्ट्रिक्ट किया गया है।
लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात करें तो संसद में चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों द्वारा लगाए गए संशोधनों को खारिज किया गया और बहुमत के आधार पर यह बिल पास कर दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो 6 in 1 वैक्सीन में बूस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है क्या आखिरकार? तो इसकी समरी यहाँ पे दी हुई है कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने क्या किया कि भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो कि है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेक्सावैलेंट 6 in 1, जैसा हेक्सा हेक्सा का मतलब ही होता है 6, तो 6 in 1 वैक्सीन को शामिल करने से बचपन के टीकाकरण की कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है। यानी कि इसका मतलब ही साफ हो रहा है कि इसमें 6 जो डिजीज हैं उनसे लड़ने के लिए जो वैक्सीन है उसको मिला करके उन 6 के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है। यानी कि 6 बीमारियों के लिए सिर्फ एक वैक्सीन। कौन कौन सी बीमारियां हैं? तो पहले नंबर पे डिप्थीरिया, टेटनस, पर्ट्यूसिस जिसका नाम काली खांसी भी है, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो ये 6 बीमारियां हैं जिनके लिए केवल एक ही इंजेक्शन में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फिर यह टीका फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कारोबार को हल करके सीधी सी बात है कि जब मान लीजिए अभी क्या था कि एक टीका को लगाने के लिए एक पर्सन जा रहा था, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के तीसरा, ऐसे करके बहुत सारा जो ह्यूमन एफर्ट्स है वो लगाने पड़ते थे, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब क्या होगा कि अब 6 टीके को सिर्फ एक ही पर्सन लगाएगा, यानी कि एक ही वैक्सीन से 6 के लिए इलाज का काम हो जाएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कार्यभार को हल्का तो करेगा ही, कोल्ड चेन की आवश्यकताओं को कम करेगा। अच्छा, आप जानते हैं इस टाइप के वैक्सीन को रखने के लिए जो है कोल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है। और कितना कोल्ड टेम्परेचर? जितना कि आपके घर में जो फ्रीजर वगैरह होते हैं या फ्रिज होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है उतना टेम्परेचर चाहिए होता है। अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर पे ये जो है ख़राब हो जाती हैं और ये मतलब नुकसान करने लगती हैं। तो कोल्ड चेन की आवश्यकताओं को कम करना, अब ऐसा नहीं कि लगातार जो है इनको रखना है, सिर्फ एक वैक्सीन होगी, आसानी से इसको जो है फ्रीज किया जा सकेगा, अच्छी जगह पर रखा जा सकेगा। और बच्चों की देखभाल करने वालों का समय बचता है। अब उन्हें क्या है 6 जगह नहीं घूमना पड़ेगा, अपना एक वैक्सीन लगवाई और काम खत्म। अब इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड है हेक्सावैलेंट, जो 6 टीकों के लिए जो है अलग अलग बीमारियों से बचाने वाला टीका है। बात करें तो इम्यूनाइजेशन, तो ये है आपका टीकाकरण या प्रतिरक्षण। फिर आता है कोल्ड चेन, तो कोल्ड चेन जिसकी हमने बात की थी, टीकों और अन्य संवेदनशील चिकित्सा उत्पादों को निर्धारित कम तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर पे नहीं रह सकते। कम तापमान का मतलब होता है लो टेम्परेचर पर सुरक्षित रखने और परिवहन करने की शीत श्रृंखला प्रणाली। फिर आता है फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, तो जमीनी स्तर पर जो सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, जैसे आपने एक सुना होगा एएनएम, है ना? तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स होते हैं। फिर अगला आता है हेल्थ एंड पॉलिसी कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो ये भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये, जिसका उद्देश्य बच्चों में होने वाली जानलेवा बीमारियों को बनाने के लिए मुफ्त टीके उपलब्ध कराना है। फिर आता है कॉम्बिनेशन वैक्सीन बेनिफिट्स, तो कई टीकों को एक साथ मिलाकर 6 in 1 वैक्सीन के रूप में देने से प्रशासनिक लागत कम होगी। सीधी सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 6 वैक्सीन जो पहले अलग अलग लगती थी उनको मिला करके एक वैक्सीन बना दी गई है। तो अब सीधी सी बात है कि 6 लोगों का काम सिर्फ अब एक पर्सन कर सकेगा। प्लस उसको जो स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती थी कोल्ड में, अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक जगह एक वैक्सीन स्टोर करनी है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लोगों का समय बचेगा। जहाँ 6 टीके लगवाने के लिए अलग अलग जाना पड़ता, अब एक जगह टीका लग जाएगा, उसके बाद सारा काम खत्म। आगे देखते हैं। अगली जो न्यूज है वो है इंडिया फ्लैग्ड शिप्ड सिंक्स आफ्टर अटैक इन रेड सी, 14 रेस्क्यूड। तो ये आखिरकार क्या न्यूज है? तो अभी तक क्या होता था, अभी तक जो भी 2-3 या अटैक हुए हैं जिसमें इंडियन क्रू मेंबर्स मारे गए, सी फेयरर्स मारे गए, तो उसमें ये हुआ है कि उसमें मेंबर्स तो इंडिया के होते थे लेकिन जो मिसाइल होती थी उस पे जो लगी होती थी फ्लैग, वो किसी दूसरी कंट्री का होता था। तो कहीं न कहीं ये रहा, ये होता था कि चलो इंडिया के ऊपर अटैक नहीं हुआ है, वो उस कंट्री के ऊपर अटैक माना जाता था। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि जब इंडिया फ्लैग्ड, उसमें भारत का ही झंडा लगा हुआ था, किसी और देश का नहीं था। और भारत का झंडा लगा होने के साथ-साथ उसमें भारतीय भी थे और उस पे अटैक हुआ है रेड सी में। जिसके ऊपर जो यूनियन शिपिंग मिनिस्टर है,
सर्बानंद सोनेवाल। उन्होंने ये भी कहा है कि द सेफ्टी ऑफ आवर पीपल इज आवर सुप्रीम प्रायोरिटी। आई एम relieved informed that all 14 seafarers, including 30 Indians, have been safely rescued by the Yemeni Coast Guard and brought to the port of मोकाहा। मोकाहा, तो वहां पर इन्हें कर दिया गया, लेकिन बात वही है कि आखिरकार कब तक। और ऐसा नहीं कोई कंट्री की शिप थी, मतलब कंट्री के कोई भी एमिनेशन या कुछ नहीं था, ये कॉमर्शियल कॉमर्स रिलेटेड था, तो उस शिप पर अटैक किया गया है। इसमें लिखा हुआ है लाल सागर में यमन के तट पर एक भारतीय झंडे वाले मर्चेंट जहाज जिसका नाम था एमएसवी फेज नूरे ओलिया पर एक प्रोजेक्टाइल हमला हुआ है। अभी तक हालांकि क्लियर नहीं हो पाया ये हमला यूएसए ने किया है या फिर जो हूती विद्रोही उन्होंने किया, ईरान ने किया, ये अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं हो पाई है। इस हादसे में सवार सभी 14 जो क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से 13 भारतीय थे, एक किसी और देश का था, उनको यमन के कोस्ट गार्ड द्वारा सुरक्षित बचाकर मोखा बंदरगाह पर जो है लाया गया है। भारत सरकार ने इस बिना उकसावे वाले हमले अनप्रोवोक्ड अटैक की कड़ी निंदा की है। कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, जिन्हें कहा जाता है कॉमर्शियल शिपिंग, को निशाना बनाया जाना तुरंत बंद होना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में अबाधित नौवहन बहाल किया जाना चाहिए। अभी आपको पता होगा जब इंडोनेशिया में G20 की बैठक हो रही थी, तब वहां पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनसे ये कहा था, जो है विशेष तौर पे ये जो है प्रेस में भी है, इसका वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि तो जो सुरक्षा है हमारे सी फेयरर्स की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही लोग हैं जो चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। और अगर ऐसे अटैक होगा तो कहीं ना कहीं ट्रेड में इफेक्ट आएगा, जिससे दोनों ही देशों के या कोई भी देश हो उसकी इकोनॉमिक लेवल पे उसे बहुत बड़ा जो है लॉस फेस करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है। मर्चेंट वेसल, व्यापारिक पोत या मालवाहक जहाज। प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है प्रक्षेपास्त्र या कोई वस्तु जिसे हवा में दागा गया हो। कैप्साइज का मतलब होता है पानी के जहाज या नाव का उलट जाना, पलट जाना। अनप्रोवोक का मतलब होता है बिना किसी उकसावे या कारण के किया गया हमला। जैसे कि भारत का किसी भी, चूंकि दोनों तरफ से उसने अपना काम बना रखा है लेकिन फिर भी उस पर हमला हुआ, तो क्या होता है अनप्रोवोक्ड अटैक। फिर आता है इम्पीडेड, तो ये होता है अबाधित या बिना बाधा के। फिर सी फेयरर का मतलब होता है नाविक या समुद्री सफर करने वाला व्यक्ति। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, प्लस काफ़ी ये जो है आजकल में जो है काफ़ी प्रचलित भी है, तो इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। सी फेयरर, सी फेयरर। फिर आता है मैरिटाइम एंड जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, तो जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत यह सिद्धांत अनिवार्य है कि सभी देशों के जो वाणिज्यिक जहाज़ों को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में बिना किसी रोक टोक के चलने की अनुमति हो। अगला देखें तो रेड सी सिक्योरिटी क्राइसिस, तो लाल सागर के भू राजनीतिक क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाज़ों पर लगातार हो रहे हमलों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित हो रही है, जिससे भारत जैसे देशों के लिए अपने समुद्री नागरिकों, सी फेयरर्स और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है। तो आप जानते हैं कि रेड सी हो, चाहे चाहे वो हॉर्मुज स्ट्रेट हो, या फिर जो है और भी कोई भी रास्ता हो, जितने भी हैं इन सब पे कहीं ना कहीं अब बहुत ही संकट वाला सिस्टम है। यही कारण है कि अब भारत जो है वो अपने एक्सपोर्ट को प्लस इंपोर्ट, इन दोनों को जो है अब वो एक्सपैंड कर रहा है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री पे वो अपनी डिपेंडेंस रखे हुए, उसको अब जो है वो अलग अलग देशों, जैसे कि आप देख देख भी रहे होंगे कि जब से अगर ये क्राइसिस जो हुआ है, अगर भारत रसिया से लार्ज अमाउंट में अगर वो पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम ना परचेज कर रहा होता, तो भारत में आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी समस्या आ सकती थी। लेकिन वही कहा जाता है कि जब भी कोई चीज़ आती है अपने साथ में कुछ प्लस पॉइंट लेके आती है, कुछ नेगेटिव पॉइंट लेके आती है। तो अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध ना हुआ होता, रशिया आइसोलेशन में ना होता, तो शायद वो हमें इतने डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल नहीं देता और ना हम खरीदते, और इधर ये हमला हो जाता, तो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या आ सकती थी। लेकिन वही थी कि देर आए पर दुरुस्त है, लेकिन भारत ने उस चीज़ का पहले से इंतजाम करके रखा हुआ था, और यही कारण है कि भारत में उतनी कोई समस्या नहीं आई जितनी अन्य देशों में आई हुई है।
बट होपफुली ये चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि युद्ध किसी भी चीज़ का जो है हल नहीं होता है। ट्रेड एंड डिप्लोमेसी इज़ द ओनली ऑप्शन ऑफ अ हेल्दियर वर्ल्ड। अगर आपको युद्ध ख़त्म करना है तो ट्रेड एंड टॉक वुड बी द ऑप्शन। अगला है 3 वाइडली यूज्ड मेडिसिन क्लासिफाइड एट कार्सिनोजेनिक बाय डब्ल्यूएचओ रिसर्च एजेंसी। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जिनसे कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है, सीधे तौर पे कहें जिनसे कैंसर होता है। कौन कौन सी हैं वो? यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 दवाइयाँ हैं। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड जो कि हाइट बीपी के लिए ली जाती है। फिर आता है वोरिकोनाजोल, फंगल इन्फेक्शन के लिए होती है। फिर है ट्रैकोलिमस जो अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृत को रोकने वाली इम्यूनोस्प्रेंट है। ये 3 दवाएं जो हैं इनको कार्सिनोजेनिक ग्रुप ए में इसको जो है रख दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्गीकरण केवल एक हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन खतरे की पहचान है और मरीजों को डॉक्टर की सलाह के बिना अपना इलाज बंद नहीं करना चाहिए। आईएआरसी क्या है? तो आईएआरसी है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। तो इसने 3 का ये नाम है, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, वोरिकोनाजोल और ट्रैकोलिमस। ये 3 आपका नाम 3 का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है एग्जाम में पूछे। तो वोरिकोनाजोल को लंबे समय तक थेरेपी ले रहे ट्रांसप्लांट प्राप्तकर्ताओं में त्वचा के कैंसर से जोड़ा गया। ट्रैकोलिमस को नॉन हॉजकिन लिम्फोमा तथा पोस्ट ट्रांसप्लांट लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर से जोड़ा गया। हालांकि सब बायोलॉजिकल टर्म है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 है कि कौन कौन सी मेडिसिन को जो है इसके अंदर रखा गया है। तो ये 3 आपकी दी हुई है, ट्रैकोलिमस, वोरिकोनाजोल और हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। आगे देखें तो इसमें वही इंपॉर्टेंट वही है, कार्सिनोजेनिक, तो कैंसर पैदा करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनके लिए। फिर आता है इम्यूनो सप्र सप्रेसेंट, तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली की गतिविधि को दबाने वाली दवा जो अंग प्रत्यारोपण के दौरान शरीर द्वारा अंग को अस्वीकार करने से रोकती है। फिर आता है स्क्वेमस सेल स्किन कार्सिनोमा, तो त्वचा के कैंसर का एक रूप है ये। फिर आता है फोटोटॉक्सिक मैकेनिज्म, तो प्रकाश विषाक्तता जिसके तहत दवा के प्रभाव से त्वचा सूरज की रोशनी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। फिर आता है इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग, बिना उचित चिकित्सीय परामर्श आवश्यकता है वैज्ञानिक आधार के दवाएं लिखना। हेल्थ एंड मेडिकल कॉन्सेप्ट की बात करें तो आईआरसी मोनोग्राफ्स, तो ये कार्यक्रम विभिन्न पर्यावरणीय कारकों, रसायनों, दवाओं का मूल्यांकन करता है। डब्ल्यूएचओ मॉडल लिस्ट फॉर ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तो यह न्यूनतम दवा आवश्यकताओं की सूची है जो बुनियादी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सुरक्षित और प्रभावी मानी जाती हैं। ओवर द काउंटर ओटीसी अवेलेबिलिटी, तो बिना डॉक्टर के पर्चे के सीधे मेडिकल स्टोर पर दवा उपलब्ध होना, भारत में तो ये काफ़ी आम बात है। फिर अगला है आपका FSSAI बैन्स 100% प्योर डाबर प्रोडक्ट्स फर्म शेयर फॉल्स 4%। सबसे पहले क्या है तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने बैन किया है 100% प्योर का जो डाबर प्रोडक्ट। ऐसा डाबर एक कंपनी है, उसके कई सारे प्रोडक्ट जैसे हनी हो गया, कई सारे ऑयल्स हो गए, एडिबल ऑयल हो गया या एडिबल इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो इन सभी पे क्या था कि इन्होंने कुछ डाबर के प्रोडक्ट्स थे उन पे 100% प्योरिटी का लेबल चिपका दिया था। जब इसके ऊपर इन लोगों ने बैन किया FSSAI ने, तो उसका जो शेयर था वो 4% फॉल हो गया। हालांकि हमारे देश में ये चीज़ें आम बात है, क्योंकि आप भी जानते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल तो आपको सीधे से दिखता है कि अमूल बटर अपना बेचता है, ठीक? जहाँ भी आप देखेंगे दिल्ली वगैरह में, तो अगर पूछा जाता है कौन सा बटर, अमूल बटर, इसका मतलब है कि हाँ रिलायबिलिटी है उसके ऊपर। अच्छा, अमूल बटर जो होता है वो आता है थोड़ा सा महंगा, कि भाई चीज़ अच्छी है तो कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो अमूल ने देखा कि लोग जो है, अच्छा अगर वो इसी को लो कॉस्ट में बनाता, उसकी क्वालिटी को बेकार करता, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट रहता। तो उन्होंने इसी नाम, अमूल की कंपनी है जिसका नाम है डिलीशियस, वो सस्ता भी है और एक अच्छे खासी क्वांटिटी में मिलता भी है। तो अब कैसे हो सकता है कि एक ही कंपनी दो अलग अलग चीज़ें बना रही है? इसका मतलब है कि इसकी क्वालिटी में बहुत अंतर है, लेकिन वही चीज़ है कि लोग यूज करते हैं। तो FSSAI का एक्शन क्या है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने डाबर उन उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया जिस पर 100% प्योरिटी जैसे दावे किए जाते हैं, जिसके बाद कंपनी के शेयरों में 4% की गिरावट आई।
तो FSSAI क्या कहता है कि 100% प्योर, नेचुरल, ऑर्गेनिक और टेंडर जैसे लेबल खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं। उसका कहना है कि आप 100% प्योरिटी शब्द यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बात यह है कि कोई भी जो आप जो पैक्ड जो चीज़ें होती हैं, प्योरिटी हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ उसमें आप जो है केमिकल मिलाएंगे उसकी, उसको लंबे समय तक रखने के लिए, कुछ तो वो 100% प्योरिटी हो ही नहीं सकता। तो ये कैसे हो सकता है? तो FSSAI का सीधा सा है कि 100% तो कभी हो ही नहीं सकता। इस वजह से अधिकतर कंपनियां जो है वो क्या करती हैं, 99.9 कीटाणु मारता है, 99.9 प्योरिटी है, इस टाइप के वो जो है यूज करती है। लेकिन इस बार डाबर ने यूज कर लिया, वो धर ली गई। इंपॉर्टेंट एग्जाम वोकैब की बात करें तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रावेंशन, उल्लंघन या किसी नियम कानून के खिलाफ जाना। एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट, जिसके एक से अधिक अर्थ निकले। अनवेरिफेबल, जिसके सत्यापित या प्रमाणित न किया जा सके। रेगुलेटर, नियामक व संस्था प्राधिकरण जो किसी क्षेत्र या नियमों कामकाज को नियंत्रित करती है। फुल फॉर्म की बात करें तो वही बताया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत हुई है। औपचारिक तौर पे 5 सितंबर 2008 को इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। कौन इसे संभालता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको जो है एडमिनिस्ट्रेट करता है। नेचर ऑफ बॉडी, तो ये ऑटोनॉमस स्टैचुरी बॉडी है, यानी कि ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी जो आर्टिकल है उससे ये बनाई गई है। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। लीडरशिप की बात करें तो नेतृत्व एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। इसका एक गैर कार्यकारी अध्यक्ष होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। मुख्य कार्य की बात करें तो इसका सीधा सा बात है, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनके स्टैंडर्ड को फिक्स करना, लाइसेंस को जारी करना, रद्द करना, मानकों का परीक्षण करना, उपभोक्ताओं की जो खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता पर जागरूकता फैलाना। एक नाम आप इस वक्त देख रहे होंगे, कोई अ, मुझे इस वक्त शायद ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कोई एक ऑफिसर है, IAS ऑफिसर, फूड डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। उनका नाम कुछ मुंडे करके है, महाराष्ट्र में। तो वो इस वक्त काफ़ी फेमस हो, इस वजह से फेमस है क्योंकि उन्होंने जो है कई सारे एक्शंस लिए हैं फूड सेफ्टी के लिए। तो क्या, अच्छा इसके बारे में बताऊंगा अभी, लेकिन ये पूरा हो जाए पहले। तो जैसे खाद्य तंत्र को बदलकर सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना, ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो चला था उसका ये मोटो था। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, SFSI, राज्यों के खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन को मापने और उसमें स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले सूचकांक, इसे सबसे पहले 7 जून 2019 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर पेश किया गया था। तो अब मैं बताता हूँ आखिरकार था क्या। सबसे पहले थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने यहाँ तक देखा। अब मैं बताता हूँ कि क्या था ये जो ऑफिसर है, IAS ऑफिसर, मुझे अभी नाम नहीं आ रहा, उसके लिए सॉरी। मुंडे करके नाम है और ये महाराष्ट्र में पोस्टेड है, फूड जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड है। ये क्या, इन्होंने क्या किया, जितने भी महाराष्ट्र में जो मतलब इलीगल तौर पे या जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, उन पे इन्होंने डाली रेड। ठीक है, रेड डालने के बाद जहां जहां पे इन्हें जो है फॉल्ट लगा, उन सबको इन्होंने क्या कर दिया, सील। अच्छा, जितने भी ये फैक्ट्री वगैरह होती थी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी बड़े आदमी की होती थी, तो जितनी जो थे ये सब कहाँ पहुंच गए, ये सब पहुंच गए महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में कि सर साहब साहब ऐसी ऐसी बात है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने टाइम टू टाइम जो है उन्हें कहा नहीं नहीं ठीक है, आप तो नहीं कर सकते ऐसे, तो उन्होंने इन सबको ओपन कर दिया। फिर जब चीज़ें ज़्यादा होने लगी तो उसने सीधे डायरेक्ट किया कि आप इंडिया में रहते हैं, आप इस तरीके से जो है आपको यहाँ की स्थिति समझनी चाहिए, और आप सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर ही क्यों रेट डाल रहे हैं, गवर्नमेंट का देखिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे उठा के महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जो कैंटीन थी उसी पे रेट डाल दी, और उसी को जो है वहाँ पे सील कर दिया। तो मतलब आप देख सकते हैं किस लेवल के, मतलब ये आइडियल IAS ऑफिसर हो, जो मुंडे साहब हैं हमारे। ये इस वक्त काफ़ी फेमस है, इंस्टा, इवन यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह पे भी इनकी रील्स ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इन्होंने अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ में किया हुआ है। और सही भी बात है कि भारत में रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी चीज़ का, क्योंकि
फूड एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हाई लेवल का हो, लो लेवल का हो, पुअर हो, वो सभी कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप किसी भी टाइप की जो है डिग्रेडेड या फिर कितनी भी गंदगी में बन रहा है फूड को आप अलाउ कर दें? और फिर आखिरकार अगर ये चीज़ें रोकी नहीं जाएंगी तो फिर ये जो ड्रग इंस्पेक्टर बने हुए हैं, जो दवाओं को देखते हैं, फूड इंस्पेक्टर बने हुए हैं, इन सब का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर वो चेक नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ भी है, होना भी चाहिए। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, उसे समझना चाहिए कि अधिकारियों को स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सकें। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और फिर से मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू।